हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं जो आपका यानी कि जो आपका राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का एग्जाम होता है उसके हम सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे एंड कल से रेगुलर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आप लोगों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट होता है इसके हम लोग गृह विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि देखिए हमारा पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आप लोगों का जो जनरल पेपर होता है जिसका नाम होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट पेपर होता है वो आप लोगों का केवल और केवल 15 नंबर के होते हैं एंड आप लोगों का जो सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का 100 यानी कि 100 नंबर का मार्क्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे विषय और प्रश्नों की संख्या, अंक, यानी कि कैसे हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, कितने एग्जाम के लिए हमको कितना समय मिलता है, हम लोग कितने अच्छे से पेपर को अपने सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे होम साइंस के सिलेबस में नेट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से यानी कि किस तरीके से हमको अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों का प्रश्न पत्र 1 आता है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, ठीक है, यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आप लोगों का देखिए 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये कितने यानी कि अंक का होता है, तो 100 नंबर का होता है एंड इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो आपका 50 होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर से और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा वो आप लोगों का 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 100 नंबर आप लोगों को फर्स्ट पेपर से इधर हो जाएंगे एंड पेपर 2 आप लोगों का होता है होम साइंस सब्जेक्ट टॉपिक। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का होम साइंस सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस दिया है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप लोगों के। ठीक है, उसमें आप लोगों को जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है एंड जो इसका अंक होता है 200 होता है। ठीक है, तो 200 ये और जो फर्स्ट पेपर का है आप लोगों का 100, यानी कि पूरा मिलाकर के आप लोगों को 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों का 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि 300 नंबर के होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि कितने पेपर में आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से कैसे कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे और इसमें देखेंगे, देखिए जो आप लोगों का 2023 का, 2022 का, 2021 का जो भी आप लोगों का सिलेबस रहा है वही आप लोगों का 2024 में भी सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो आप लोगों का नेट एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ, ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों के वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसकी लिखित परीक्षा में आपसे कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी हमने ऊपर भी बताया एंड आपके यानी कि 2 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, और देखिए जो अभ्यर्थी होता है उसको प्रश्न पत्र हल करने के लिए 180 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए जो परीक्षा होती है, कोई भी यानी कि किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर भी अंक नहीं काटा जाएगा या फिर नहीं काटा जाता है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से बस आप लोगों को क्या होता है क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जैसे कि आप लोगों का टेट हो गया, सीटेट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये आप लोगों का नेट जेआरएफ भी होता है। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे और अपने सिलेबस की तरफ चलेंगे और देखेंगे हमारा सिलेबस क्या कहता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि हमारा जो देखिए होम साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके 5 स्कोप हैं। ठीक है, यानी कि कितने क्षेत्र हैं, 5 हैं। ठीक है, एमए के क्लास में भी हम आप लोगों को बहुत बार डिफाइन किए हुए हैं, बताए हुए हैं। ओके, तो जो 5 आप लोगों का स्कोप होता है उसमें से आप लोगों का यानी कि एक-एक क्षेत्र में से, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का होम मैनेजमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, और आप लोगों का जैसे कि यहाँ पर खाद्य विज्ञान और पोषण दिया है, तो इसमें भी आप लोगों को 2 टॉपिक यानी कि एक-एक आप लोगों के स्कोप से, ठीक है, एक-एक स्कोप से 2-2 यूनिट यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। तो आप लोगों को कितने यूनिट पढ़ने हैं, टोटल आप लोगों को 10 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि इसमें से कुछ यूनिट्स आप लोगों के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आप लोगों को डेली क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे, उसमें मैं सब आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है उस
उस टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए जो यूनिट है आप लोगों का नेट होम साइंस, ठीक है, वो आप लोगों का फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, ठीक है। यानी कि खाद्य एवं पोषण, इकाई 1 का क्या है आप लोगों का, खाद्य एवं पोषण। इसमें देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है अब, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखिए खाद्य विज्ञान और पोषण के बारे में पढ़ना है, भोजन के गुण या फिर आप बोल सकते हैं खाद्य के जो लक्षण होते हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आप लोगों का खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता मूल्यांकन, ठीक है। यानी कि खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है और इसके उद्देश्य और व्यक्तिपरक दृष्टिकोणों को पढ़ना है। फिर इसके बाद है पोषक घटकों पर खाना पकाने और प्रसंस्करण तकनीकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड इसके बाद आप लोगों को 5वां पॉइंट में आता है खाद्य वर्णक एवं योगज, सॉरी रंगज इसको बोल सकते हैं या फिर योगज भी बोल सकते हैं, रंगज को ही योगज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतने आप लोगों के 5 पॉइंट इसमें हो गए एंड नीचे और भी पॉइंट्स आप लोगों के दिए गए हैं, आगे बता रही हूँ मैं। अगला पॉइंट है आपका खाद्य मानक और भोजन की सूक्ष्म जीव विज्ञानी सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। एंड इसके बाद आपका पॉइंट है कि भोजन सेवा के परिप्रेक्ष्य जिसमें जिन विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है वे हैं मेनू, ठीक है, मेनू, नियोजन और भोजन लागत विश्लेषण, ठीक है। मेनू तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कोई भी कार्य आप लोग करते हैं सबसे पहले मेनू प्लानिंग करते हैं, ठीक है। खाना बनाते वक्त आप लोग क्या करते हैं, मेनू प्लानिंग करते हैं। तो उसमें जो नियोजन है, भोजन में क्या क्या लागत लगता है उसका विश्लेषण करना है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आप लोगों का नया उत्पाद विकास, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को क्लास में डिटेल में समझाएंगे। अगला पॉइंट है आपका संस्थागत स्तर के अस्पताल और शैक्षिक, सामाजिक और विशेष संस्थानों का खाद्य सेवा प्रबंधन, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे है देखिए यहाँ पर आप लोगों का रिसर्च से संबंधित आ गया, अनुसंधान के तरीके, मौलिक उद्देश्य, अवधारणा, कार्यक्षेत्र और अनुसंधान नैतिकता, ठीक है। ये देखिए जो आप लोग का अनुसंधान है ये आप सभी लोग जब पीजी कर रहे होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोगों को रिसर्च के बारे में मैंने बताया हुआ होगा, ठीक है, पहले से भी। तो रिसर्च के बारे में आप लोग यदि कोशिश करिएगा और एंड आप लोगों का देखिए जो 4th सेमेस्टर में एमए के 4th सेमेस्टर में जो आप लोगों का एक पेपर था वैज्ञानिक लेख, 3rd पेपर, ठीक है, इसका जो भी आप लोगों के नोट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके पास होंगे उसको थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है एंड उससे आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का खाद्य एवं पोषण से 10 पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने उसमें आप लोगों को बता दिया। सेकेंड आप लोगों का पॉइंट यूनिट आता है पोषण और डायटेटिक्स, ठीक है, यानी कि पोषण और डायटेटिक्स यानी कि पोषण एवं आहार विज्ञान। इसमें भी आप लोगों को देखिए 10 पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहला है खाद्य समूह या फिर इसी को हम लोग खाद्य वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, खाद्य वर्ग। इसमें आप लोगों को पढ़ना है संतुलित आहार, भोजन पिरामिड, स्थूल और सूक्ष्म पोषण, ठीक है। इसके बाद पोषण आप बोल सकते हैं या फिर इसमें आप पोषक तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। अगला पॉइंट है आप लोगों का पोषक तत्व, भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की क्या भूमिका है, पोषक तत्वों की कमी और पोषक तत्वों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड्स हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण, जिसे हम लोग पब्लिक स्वास्थ्य पोषण भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगला पॉइंट है आपका कि जीवन काल के माध्यम से पोषण, शारीरिक परिवर्तन, गर्भाधान से किशोरावस्था तक विकास, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और पर्याप्त पोषण के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद आपका आता है आपात स्थिति और आपदाओं के समय समुदाय, खेल पोषण और पोषण, ठीक है, यानी कि खेल पोषण में किस प्रकार से आप पोषण दे सकते हैं बच्चों को और पोषण के अलग अलग तरीके क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको यानी कि पढ़ना है। अगला पॉइंट आपका आता है कि पोषण मूल्यांकन के तरीके और तकनीक, यानी कि जो पोषण का मूल्यांकन होता है, ठीक है, यानी कि जो पोषण मूल्यांकन होता है इसके कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से इसके तकनीक हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है पोषाहार हस्तक्षेप, ठीक है, इसमें आप लोगों को राष्ट्रीय पोषण नीतियां और कार्यक्रम और खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। एंड एक है इसमें आप लोगों का चिकित्सीय पोषण, ठीक है, चिकित्सीय पोषण के बारे में भी आपको
पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आप लोगों का आहार परामर्श और प्रबंधन। देखिए प्रबंधन हर एक टॉपिक में आ रहा है, सॉरी यूनिट में, पहले भी यानी कि पहले वाले यूनिट में भी प्रबंधन के बारे में आया था। ठीक है, एंड आप लोगों का देखिए सेकंड यूनिट में भी प्रबंधन के बारे में आया। प्रबंधन के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, अभी मैं क्लास में भी डिफाइन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों का पोषण अनुसंधान के अनुसंधान डिजाइन, यानी कि जो पोषण अनुसंधान है उसकी किस यानी कि क्या अनुसंधान डिजाइन है उसके बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट है आपका सिद्धांत और उद्देश्य। ठीक है, इसके यानी कि पोषण अनुसंधान के अनुसंधान डिजाइन, सिद्धांत और उद्देश्य आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड में आप लोगों का टेक्सटाइल है, जिसे हिंदी में हम लोग कपड़ा या फिर वस्त्र विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कपड़ा दिया है, आप लोग इसको वस्त्र विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों को विभिन्न वस्त्र शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा फाइबर, जिसे हम लोग रेशा बोलते हैं। ठीक है, यार्न यानी कि धागा हो जाएगा, बुनाई हो जाएगा, कपड़ा यानी कि वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, और आपका फाइबर हो जाएगा, यार्न बुनाई यानी कि यार्न और बुनाई, यानी कि इन सभी का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। एंड फाइबर और बुनाई की पहचान, यानी कि फाइबर और हम बुनाई की पहचान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा यानी कि सेकंड पॉइंट आता है यूनिट थर्ड में कि प्रमुख प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों की निर्माण प्रक्रिया। इसके बारे में देखिए कल से ही हम आप लोगों को थ्योरेटिकल क्लास भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने बीए में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो देखिए टेक्सटाइल से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। एंड आप लोगों का जो पोषण और आहार विज्ञान है, या फिर पहला आप लोगों ने जो पढ़ा था न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, उसके भी बारे में देखिए काफी क्वेश्चंस यानी कि फंसते हैं आप लोगों के पेपर में। ठीक है, और ये सब देखिए आप लोग ग्रेजुएशन का ही पढ़े होंगे, क्योंकि हमारे एमजी के वीपी में तो देखिए केवल सॉरी आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि सीडी है, एंड आप लोगों का फूड एंड न्यूट्रिशन है। ठीक है, दो ही है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएंगे तो टेक्सटाइल और भी कई ब्रांचेस आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन हमारा जो एमजी के वीपी है, ठीक है, इसमें केवल 2 ब्रांच ही हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों ने पीजी में यदि गहराई से अध्ययन किया होगा तो केवल आप लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन का किया होगा, एंड आप लोगों ने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट का ही किया होगा। ठीक है, टेक्सटाइल इन सभी के बारे में हम आप लोगों को डिटेल में और क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा यानी कि थ्योरेटिकल क्लास हम आप लोगों को कल से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी ले लूँगी। ठीक है, डाउट सेशन वाला जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वो मैं क्लियर करती रहूँगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। अगला आप लोगों का थर्ड यूनिट में पॉइंट है कि कपड़े के निर्माण, या फिर आप इसको वस्त्र भी बोल सकते हैं, कि वस्त्र के निर्माण के तरीके। ठीक है, यानी कि बुने हुए और बिना बुने हुए कपड़े, इसके गुण और उपयोग, यानी कि इसके क्या गुण है, इसकी क्या उपयोगिता है, या फिर इसके क्या प्रयोग है। ठीक है, कहाँ पर प्रयोग होते हैं, विशेषताएं, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आता है आप लोगों का थर्ड पॉइंट, 1 मिनट, वस्त्र पर परिसज्जाएं, यानी कि जो वस्त्रों पर सजावट होता है। यहाँ पर देखिए कपड़ा खत्म वर्गीकरण, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि जो आप लोगों का इंग्लिश में सिलेबस होता है, ठीक है, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर किया है। देखिए वस्त्र पर जो परिसज्जाएं होती हैं उसकी यानी कि उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ना है, एंड उसके उद्देश्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 5वां पॉइंट, ये है, ठीक है, ये आपका 5वां पॉइंट है रंगाई और छपाई। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का रंगाई और छपाई होती है इसके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग की विधि, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, टाई एंड डाई क्या होता है, बॉटिक क्या होता है, रोलर प्रिंटिंग क्या होती है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का एक स्क्रीन प्रिंटिंग होता है। ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, डिस्चार्ज होता है, हिट ट्रांसफर प्रिंटिंग होता है, एंड आप लोगों का डिजिटल प्रिंटिंग होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है यूनिट थर्ड के अंतर्गत। अगला आपका आता है पॉइंट 6। देखिए ये आप लोगों का पॉइंट 6 है कि भारत के पारंपरिक वस्त्र। ठीक है, यानी कि जो आपके भारत के पारंपरिक वस्त्र हैं, जैसे कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए पारंपरिक वस्त्र में दिया है कढ़ाई के वस्त्र। ठीक है, या फिर
कसीदाकारी, ठीक है, इसको कसीदाकारी बोला जाता है। मुद्रित वस्त्र बोले जाते हैं, ठीक है, मुद्रित वस्त्रों के बारे में पढ़ना है। बुने हुए वस्त्र के और भी जो वस्त्र हैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फाइबर सामग्री, तकनीक और मूल भाव के आधार पर विभिन्न पहचान, यानी कि जो आप लोगों का तकनीक है उसके क्या मूल भाव है, ठीक है, इसके आधार पर इसका यानी कि विभिन्न प्रकार से आप लोगों को पहचान करना है, ठीक है, जो भारत के पारंपरिक वस्त्र आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है आप लोगों का कपड़ा परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वस्त्र का परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण। ये आप लोगों का 7वां पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये आप लोगों का यूनिट 3 का 7वां पॉइंट है, ठीक है। कपड़ा परीक्षण या फिर वस्त्र परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, परीक्षण की आवश्यकता, यानी कि जो आपका परीक्षण उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। नमूना लेने की विधि, यानी कि जो आप लोग सैंपलिंग लेते हैं, ठीक है, सैंपलिंग विधि क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है परीक्षण फाइबर, ठीक है, परीक्षण फाइबर, यार्न, कपड़े और वस्त्रों की तकनीक, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है रंग का परीक्षण, ठीक है, रंग का परीक्षण के बारे में, यानी कि जो रंग का किस प्रकार से परीक्षण होता है इसके बारे में पढ़ना है। कपड़े की स्थिरता, संकोचन, पिलिंग एंड जीएसएम, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसमें आपका लास्ट पॉइंट बचता है कि कपड़ा और पर्यावरण, ठीक है, यानी कि वस्त्र और पर्यावरण, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखिए पढ़ना है प्रतिबंधित रंग, पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र, और है आप लोगों का संदूषण और प्रवाह उपचार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद देखिए 1 मिनट, अच्छा ये वाला तो हो गया है, ये डबल बार हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आप लोगों को ये पढ़ना है कि वस्त्र और परिधान में विकास, ठीक है, वस्त्र और परिधान में किस प्रकार से आपको विकास करना है। तो इसमें आप लोगों को नैनो टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है, तकनीकी वस्त्र के बारे में पढ़ना है, व्यावसायिक कपड़े के बारे में, शून्य अपशिष्ट डिजाइन के बारे में एंड अपसाइक्लिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का अनुसंधान विधि, ये आप लोगों का 10वां पॉइंट होगा अनुसंधान विधि के प्रकार में, ठीक है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, गुणात्मक हो जाएगा, मात्रात्मक हो जाएगा एंड विश्लेषणात्मक और क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। ये जो अनुसंधान है इसमें आप लोगों को इतने प्रकार के अनुसंधान के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वर्णनात्मक, सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ठीक है। ज्यादातर आप लोग देखिए जो अनुसंधान पढ़े होंगे अपने क्लास के दौरान, ठीक है, यानी कि सीडी के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो आप लोग गुणात्मक, मात्रात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, ऐतिहासिक बीएड वगैरह किए होंगे तो वहां पर आप लोग वर्णात्मक, सर्वेक्षण, विश्लेषणात्मक भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को कल से तो क्लास डेली हम कंटिन्यू करेंगे ही अपना, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए। अगला अब हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए जो यूनिट 4 है, ठीक है। देखिए टेक्सटाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों का 2-2 टॉपिक्स, एक-एक, यानी कि जो 2-2 यूनिट है, ठीक है, वो एक-एक टॉपिक से आप लोगों के लिए गए हैं, ठीक है। तो चौथा जो यूनिट है ये आप लोगों का, इसका नाम है परिधान डिजाइन, ठीक है। 4th यूनिट क्या है, परिधान डिजाइन। चलिए इसके बारे में सबसे पहला देखिए जो पॉइंट है उसमें आप लोगों को पढ़ना है शारीरिक माप या फिर नाप लेना, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रक्रिया, आकृति, प्रकार और मानव मिति, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आगे है वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त उपकरण और उपकरण, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त उपकरण और उपकरण प्रयुक्त मशीनों के प्रकार और उनके पुर्जे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और आगे आपका दिया गया है पॉइंट कि परिधान डिजाइन के लिए डिजाइन और अनुप्रयोगों के तत्व और सिद्धांत, ठीक है, यानी कि जो आपका परिधान डिजाइन के लिए जो डिजाइन है और जो उसका अनुप्रयोग है, ठीक है, अनुप्रयोगों के जो तत्व हैं उसके बारे में पढ़ना है और उसके सिद्धांत, यानी कि परिधान डिजाइन के तत्व और उसके सिद्धांतों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है फैशन, ठीक है।
देखिए फैशन के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि जो भी आपका जनरेशन चल रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग कपड़े वगैरह जो भी पहनते हैं, ठीक है, जैसा फैशन चलता है वैसे ही आप लोग कपड़े यानी कि प्रयोग में अपने लाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले उसकी शब्दावली पढ़ना है, फैशन के चक्र पढ़ना है, इसके सिद्धांत पढ़ने हैं, यानी कि फैशन के सिद्धांत पढ़ने हैं, फैशन को अपनाना और पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, फैशन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से कारक है जो आपके फैशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है 5वां, पैटर्न बनाना, ठीक है। पैटर्न बनाना में देखिए आप लोगों का ड्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ड्रैपिंग आ जाएगा, फ्लैट पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्लैट पैटर्न बनाने की तकनीक हो जाएगी, विभिन्न डार्ट हेयर फेयर, ठीक है, हेयर फेयर तकनीकों के साथ पैटर्न परिवर्तन, ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अगला पॉइंट आपका आता है परिधान निर्माण, ठीक है, ये आप लोगों का 6 पॉइंट है, परिधान निर्माण। इसमें आप लोगों को सबसे पहले परिधान निर्माण की शब्दावली के बारे में पढ़ना है, तकनीक और मशीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और कपड़े से परिधान की प्रक्रिया, यानी कि जो आपके वस्त्र होते हैं इससे आप परिधान कैसे बनाते हैं, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आप कपड़ा लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, यानी कि पैटर्न बनाते हैं, फिर उस पर ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं, ठीक है, फिर सिलाई करते हैं। तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं कपड़े से परिधान तक की, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है परिधान गुणवत्ता परीक्षण, ठीक है, ये आप लोगों का 7वां पॉइंट होगा, परिधान गुणवत्ता परीक्षण। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों का गुणवत्ता मानक और उनके विनिर्देश, ठीक है, यानी कि जो गुणवत्ता मानक है और उनके विनिर्देश क्या है परिधान गुणवत्ता परीक्षण के, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड इसके बाद गुणवत्ता पैरामीटर और कपड़े और परिधानों के दोष, यानी कि जो भी आपके वस्त्र हैं, जो यानी कि जो आपके परिधान है, वस्त्र हैं, ठीक है, उसके क्या क्या दोष होते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। एंड अगला आपका पॉइंट होगा, ये आप लोगों का जो पॉइंट होगा आई थिंक, ठीक है, अच्छा, ये आप लोग का लगता है 8th पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि कपड़ों की देखभाल और रख रखाव, यानी कि जो कपड़ों की देखभाल होती है, जो रख रखाव होता है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, धोने के सिद्धांत, यानी कि जो कपड़े के यानी कि जो कपड़ों का धोया जाता है कपड़ों को, ठीक है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, कपड़े धोने के क्या एजेंट हैं, ठीक है, भंडारण तकनीक, केस लेबल और प्रतीक, ये सब क्या क्या चीजें हैं, किस यानी कि इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में अध्ययन करना है, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका आता है विभिन्न आयु समूहों के लिए कपड़ों और कपड़ों का चयन, ठीक है, यानी कि देखिए जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक है, 2 वर्ष तक है, फिर 2 से लेकर के 5 वर्ष तक है, 5 से 6 वर्ष गया, फिर 8-10 वर्ष का हुआ, ठीक है। तो जो भी आपका समूह है, यानी कि बच्चा सरसावस्था में है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, आप अवस्था वाइज भी इसको चयन कर सकते हैं कपड़ों के लिए, ठीक है। लड़का है तो क्या पहनेगा, लड़की है तो क्या पहनेगा, पुरुष महिला जो भी है, ठीक है, उसका चयन आपको किस प्रकार से करना है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। एंड आप लोगों का 10th पॉइंट होता है लास्ट, परिकल्पना परीक्षण और प्रकार, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि अनुसंधान विधि में आप लोगों का लास्ट प्रकल्पना होता है, यानी कि प्रकल्पना की आप कैसे जांच कर सकते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, क्या टाइप्स है, ठीक है, क्या इसकी आधार है, यानी कि क्या परिधि है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ओके। एंड आपका यूनिट 5th आता है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर आपका 5वां इकाई है, ठीक है, यूनिट 5th है संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता मुद्दे, ठीक है, संसाधन प्रबंधन या फिर आप इसको संसाधन व्यवस्था भी बोल सकते हैं। उपभोक्ता मुद्दे में आप लोगों का देखिए वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार, ठीक है, ये भी आप लोग नाम यहाँ पर ले सकते हैं, बट हम लोग यही कहेंगे संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता के मुद्दे या फिर उपभोक्ता मुद्दे, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, इसमें है प्रबंधन, ठीक है, हम लोगों को जो 5th पॉइंट यूनिट है, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को प्रबंधन के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। प्रबंधन देखिए आप लोगों के यूनिट के नेम में भी है, ठीक है, और होम मैनेजमेंट प्रबंधन, ठीक है, ये सभी आप लोगों का एक स्कोप है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रबंधन का यानी कि प्रबंधन की क्या अवधारणाएं हैं, ठीक है, इसके क्या दृष्टिकोण है, इसका क्या समय है, ऊर्जा है, धन और स्थान का प्रबंधन, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोगों को एनालिसिस करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का सेकंड पॉइंट आता है प्रबंधन के कार्य। देखिए प्रबंधन के कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे कि जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि योजना, पर्यवेक्षण,
नियंत्रण, आयोजन, मूल्यांकन और विभिन्न संसाधनों का उपयोग। ठीक है, ये आप लोगों को प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत पढ़ना है। ये सभी प्रबंधन के कार्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है संसाधन। ठीक है, रिसोर्सेस। ठीक है, जो रिसोर्सेस आपके होते हैं संसाधन, इसमें आप लोगों का संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है, इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ना है, उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो आपके संसाधन है, ठीक है, रिसोर्सेस है, इसको उपयोग को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड इसके बाद आप लोगों का आता है संसाधन संरक्षण, इसके बाद समय प्रबंधन, कार्य सरलीकरण, तकनीक परिवर्तन की कक्षाएं एवं थकान के भी बारे में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। और देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा ये है थोड़ा सा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है, पॉइंट नंबर 4 आता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, इसमें आप लोगों को भूमि, जंगल, जल, वायु, जल संचयन, नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत विकास की अवधारणा और इसके लक्ष्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 4th पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं यूनिट 5th के। एंड अगला पॉइंट आपका आता है धन प्रबंधन। धन प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो धन प्रबंधन होता है, इसमें आप लोगों का पारिवारिक आय प्रकार, पूरकता, बजट, घरेलू खाते, परिवार की बचत और निवेश के निहितार्थ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है मानव संसाधन प्रबंधन। देखिए जो मानव संसाधन प्रबंधन होते हैं, इसके अंतर्गत आप लोगों को कार्य, इसकी क्या चुनौतियां हैं, प्रशिक्षण पद्धतियां और प्रशिक्षण मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है उपभोक्ता। ये आप लोगों का 7th पॉइंट होगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता की परिभाषा, भूमिका, अधिकार और जिम्मेदारियां, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता समस्याएं, शिक्षा और अधिकारिता। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोगों को उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, या फिर उपभोक्ता सुरक्षा के भी नाम से इसको जाना जाता है। ये आप लोगों का 8th पॉइंट हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण। इसमें क्या क्या पढ़ना है, उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत हम लोगों को संगठन, निवारण मंच, मानकीकरण, मानक चिन्ह, गुणवत्ता नियंत्रण, क्रय सहायक सामग्री, उपभोक्ता कानून। ठीक है, ये सभी आप लोगों को उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता के अंतर्गत यानी कि उद्यमिता की क्या अवधारणाएं हैं, क्या प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या बाधाएं आती हैं, उद्यमशीलता की क्या प्रेरणाएं हैं, इनकी क्या चुनौतियां होती हैं, उद्यम स्थापित करना, परियोजना, योजना मूल्यांकन आदि, ये सभी आप लोगों को उद्यमिता के अंतर्गत पढ़ना है। एंड अगला आप लोगों का आता है नमूना लेने की तकनीक, यानी कि जो आप पैटर्न लेते हैं, ठीक है, जो नमूना लेते हैं उसकी क्या तकनीक है। तो इस प्रकार की जो नमूना लेने की तकनीक होती है, इस प्रकार की इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, संभाव्यता और गैर संभाव्यता नमूनाकरण। ठीक है, ये सभी आप लोगों को नमूना लेने की तकनीक के अंतर्गत पढ़ना है। एंड आप लोगों का यहाँ पर होता है 5th यूनिट कंप्लीट। एंड अगला यूनिट आप लोगों का आता है यूनिट नंबर 6। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन। ठीक है, यानी कि आवासीय एवं आंतरिक डिजाइन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा यूनिट नंबर 6 है, यानी कि हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है डिजाइन के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि डिजाइन मूल सिद्धांत। ये फर्स्ट यूनिट होता है। इसके अंतर्गत पढ़ना है कला के तत्व, डिजाइन। ये आप लोगों को जो ग्रेजुएशन आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर होगा, उसी में लगभग ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आवासीय एवं आंतरिक डिजाइन, यानी कि जो आप लोगों का होम मैनेजमेंट के नाम से एक पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कला के तत्व, डिजाइन और संरचना के क्या सिद्धांत है, इसके बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है रंग। ठीक है, यानी कि रंग के आयाम, रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रंग योजनाएं और रंग के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो आप रंग का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट आपका आता है आंतरिक योजना और डिजाइन। ठीक है, यानी कि आंतरिक योजना और डिजाइन, इसमें आप लोगों को आवास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आवास की जो भी आवश्यकता है, नियोजन स्थान के सिद्धांत पढ़ना है, घर की योजना के प्रकार, निर्माण में अर्थव्यवस्था, विभिन्न आय समूहों के लिए योजना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है बिल्डिंग विनिमय। ठीक है, सॉरी, विनियम। ठीक है, बिल्डिंग विनियम, इसमें आप लोगों को मानदंड और मानक, जोनिंग क्या होता है, ठीक
ठीक है। और विशेष समूहों और क्षेत्रों के लिए आवास के बारे में पढ़ना है और आवास वित्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होता है। एंड अगला पॉइंट है आप लोगों का यूनिट 6 में आवास और पर्यावरण, ठीक है। देखिए आवास और पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है, निर्माण सामग्री, यानी कि जब भी आप आवास और पर्यावरण के बारे में, यानी कि आपको आवास का निर्माण करना है तो किस प्रकार की वातावरण होना चाहिए जहाँ पर आपका आवास आप निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और पर्यावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हरित रेटिंग प्रणाली के बारे में पढ़ना है। एंड भवनों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा लेखा परीक्षा, इंडोर आराम के सूचकांक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है संसाधन के रूप में ऊर्जा, ठीक है। संसाधन के रूप में ऊर्जा, इसमें आप लोगों को पढ़ना है पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों का संसाधन के रूप में जो ऊर्जा होती है, इसकी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप इसको नवीकरणीय एंड गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय प्रयास के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एंड अगला आपका आता है उत्पाद डिजाइन, ठीक है। ये आप लोगों का 7th पॉइंट होगा उत्पाद डिजाइन के बारे में। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, डिजाइन सोच प्रक्रिया, प्रसार और नवाचार, एर्गोनोमिक विचारों के साथ डिजाइन संचार, ठीक है। फिर आपका एक आता है 8th पॉइंट है एर्गोनोमिक्स, ठीक है। इसके आप लोगों के महत्व, गुंजाइश यानी कि नृविज्ञान, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड पर्यावरण संबंध, कार्य की शारीरिक लागत को प्रभावित करने वाले कारक, समय और गति अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन, ठीक है। ये सभी आप लोगों को पढ़ने हैं। ये भी थोड़ा सा जो यूनिट है 6, ये भी थोड़े से लंबे चौड़े हैं। अगला पॉइंट आपका आता है फर्नीचर और साज सज्जा, ठीक है। जब भी आप आवास के बारे में बात करते हैं वहाँ पर आपका फर्नीचर, साज सज्जा, ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। इसके यानी कि जो फर्नीचर है और साज सज्जा है, इसके बारे में आप लोगों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण, स्थापत्य शैली, समकालीन झुकाव, दीवार खत्म और खिड़की के उपचार के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट इसमें भी आप लोगों का आता है अनुसंधान के तरीके, ठीक है। सभी टॉपिक्स में देखिए यानी कि सभी यूनिट्स में लास्ट का जो 10th पॉइंट है, इसमें आप लोगों का अनुसंधान के तरीके या फिर अनुसंधान के बारे में दिया है। तो सबसे पहले यह जो आपका यूनिट 6 है अनुसंधान के तरीके, इसमें आप लोगों को प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, मापने के पैमाने, रैंकिंग और माप उपकरणों की वैधता के साथ विश्वसनीयता सहित डेटा संग्रह के लिए उपकरणों का चयन और तैयारी, ठीक है। ये सभी आप लोगों को अनुसंधान के तरीके के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, आई होप आप सभी लोगों को सिलेबस समझ में आ रहे होंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहिए, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ ही साथ। चलिए अगले यूनिट की तरफ चलेंगे और हमारा अगला यूनिट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि आप लोगों ने पीजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बाल या फिर मानव विकास, ठीक है। यूनिट आप लोगों का 7th है, ये CD का है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला देखिए जो पॉइंट है आप लोगों का वृद्धि और विकास, ठीक है। यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ने हैं। यानी कि इसमें आप लोगों को देखभाल, जो गर्भावस्था, प्रसव पूर्व और नवजात विकास के समय जो कि आवश्यक होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड आप लोगों का 2nd पॉइंट है मानव विकास के सिद्धांत, ठीक है। यानी कि जो मानव विकास के क्या सिद्धांत होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आप लोगों का आता है बचपन की देखभाल और शिक्षा, ठीक है। यानी कि जो बाल्यपन होता है उसकी देखभाल और शिक्षा किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को समग्र विकास के बारे में पढ़ना है। यानी कि समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी गतिविधियां होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। और इसके परिवार, साथियों, स्कूल, समुदाय और संस्कृति के व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपके परिवार का, आपके सगे साथियों का, स्कूल का और आपके समुदाय का एंड संस्कृति का बच्चों के व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभावित करता है या फिर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जो बच्चे विकलांग होते हैं उनको विशेष आवश्यकता वाले ADHD भी बोला जाता है, ठीक है, उनकी देखभाल, शिक्षा और अक्षमता और पुनर्वास की जो रोकथाम होती है इसके बारे में पढ़ना है। और अगला पॉइंट है बाल श्रम, बाल शोषण और तस्करी के जोखिम वाले बच्चे, इनके बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट है किशोरावस्था या फिर युवा, ठीक है,
बच्चे के इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन, चुनौतियां और कार्यक्रम, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है वयस्कता। ये आप लोगों का 8th पॉइंट है वयस्कता। इसमें आप लोगों को पढ़ना है वयस्कता के बारे में, प्रारंभिक और मध्य वयस्कता में लक्षण, बदलती भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। ठीक है। अगला है आपका बुढ़ापा। बुढ़ापा में आप लोगों को पढ़ना है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, यानी कि जो बुढ़ापा यानी कि आई थिंक हम लोग इसको वृद्धावस्था से ले सकते हैं कि इसमें जो शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। एंड लास्ट में आप लोगों को पढ़ना है अनुसंधान विधियों में चर के प्रकार और उनका चयन शामिल। ठीक है। सभी यूनिट्स के लास्ट यानी कि जो 10th पॉइंट है उसमें आप लोगों को अनुसंधान विधि के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। रिसर्च मेथड के बारे में। ओके, चलिए यहाँ पर आप लोगों का 7th यूनिट होता है कंप्लीट। एंड अगला पॉइंट है आप लोगों का यूनिट 8 जो है आप लोगों का पारिवारिक अध्ययन। ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट है। तो देखिए जो पारिवारिक अध्ययन है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों का, इसमें आप लोग आता है पारिवारिक अध्ययन में विवाह और पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता। ठीक है। यानी कि जो भी आपके विवाह और पारिवारिक संबंधों की जो गतिशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड आप लोगों का सेकंड पॉइंट आता है परिवार कल्याण। ठीक है। परिवार कल्याण यानी कि आप इसको परिवार नियोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें दृष्टिकोण, कार्यक्रम और चुनौतियां और राष्ट्रीय विकास में भूमिका, यानी कि राष्ट्रीय विकास में क्या भूमिका है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है मुद्दे। मुद्दे में आप लोगों का घरेलू हिंसा आ जाएगा, वैवाहिक कलह आ जाएगा, संघर्ष और संघर्ष के क्या समाधान है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके। अगला पॉइंट आपका आता है शिक्षा में माता पिता की शिक्षा, यानी कि शिक्षा में आपके माता पिता की किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। सकारात्मक पालन पोषण, सामुदायिक शिक्षा, पारिवारिक अव्यवस्था, ये सभी शामिल है। ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है पारिवारिक अध्ययन। पारिवारिक अध्ययन के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है एक परिवार में क्या क्या संकट हो सकते हैं, पारिवारिक चिकित्सा और बच्चों के विकास के लिए क्या पहल है, यानी कि क्या पहल की गई है, इसके बारे में पढ़ना है। और अगला पॉइंट है मानव अधिकार। मानव अधिकारों में बच्चों, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की स्थिति, लिंग भूमिकाएं। ठीक है। ये सभी आप लोगों को मानव अधिकार के अंतर्गत पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें कि पूरे जीवन काल में मार्गदर्शन और परामर्श, यानी कि आपके पूरे जीवन काल में कैसा मार्गदर्शन और परामर्श होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड अगला है कि जीवन भर विकास के दौरान स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। ठीक है। यानी कि जो भी आपके जीवन काल के दौरान जो भी आपके स्वास्थ्य हैं और जो आपकी तंदुरुस्ती यानी कि सेहत है, किस प्रकार से आप उसका ख्याल रखें, ध्यान दें, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है, ये भी आप लोगों का लास्ट होगा क्योंकि अनुसंधान से रिलेटेड है, तो आप लोग मान सकते हैं कि ये आप लोगों का 10th पॉइंट होगा। ठीक है। अनुसंधान, इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि अनुसंधान के अनुसंधान तरीके, या फिर आप लोग केवल इसको अनुसंधान विधि मान लीजिए। इसमें आप लोगों को डाटा संग्रह और वर्गीकरण, कोडिंग, सारणीकरण, अनुमानित और वर्णनात्मक आंकड़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों का यूनिट 8th जो होता है वो होता है कंप्लीट। अगला आपका यूनिट आता है 9 जिसका नाम है विकास के लिए संचार। ठीक है। या फिर आप इसको विकास हेतु संचार भी बोल सकते हैं। हेतु का मतलब क्या होता है, के लिए। ठीक है। तो यूनिट 9 है आप लोगों का विकास के लिए संचार। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है उसको देखेंगे। ठीक है। ये देखिए जो आप लोगों का 9th एंड 10th पॉइंट यूनिट है। ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके बारे में समझते हैं क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए जो यूनिट 9 है विकास के लिए संचार, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है संचार के मूल। ठीक है। यानी कि संचार के मूल बातें आप इसको बोल सकते हैं। तो जो भी संचार की मूल बातें हैं उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, उसके क्या कार्य हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या मॉडल है, क्या तत्व है, क्या सिद्धांत है, बाधाएं, संचार के प्रकार एंड संचार लेन देन के स्तर और सुनने की प्रक्रिया। ठीक है। ये सभी आपको संचार की मूल बातों के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है संचार प्रणाली और सिद्धांत। ठीक है। यानी कि जो संचार की जो प्रणाली है उसके सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला आपका इसमें आता है मानव संपर्क एंड सेकंड आपका आता है जनसंचार। अगला है आपका संदेश डिजाइन और लास्ट है इसमें संचार प्रणाली। ठीक है।
अगला पॉइंट आपका आता है विकास की अवधारणा, यानी कि 9th पॉइंट में जो आपका विकास की अवधारणा है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, मॉडल के बारे में, माप और विचार के संकेतक, संचार मॉडल और दृष्टिकोण, प्रसार और नवाचार। ठीक है, ये सभी आप लोगों को विकास की अवधारणा के अंतर्गत डिस्कस करना है। अगला पॉइंट आपका आता है विकास में संचार की भूमिका, यानी कि जो विकास है इसमें संचार यानी कि कम्युनिकेशन की क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को विकास में संचार की भूमिकाओं के अंतर्गत इसकी क्या नीड्स है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट इसमें पढ़ना है आप लोगों का विकास पत्रकारिता, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट सहित विकास के लिए लेखन। ठीक है, ये सभी आप लोगों को विकास में संचार की भूमिका के अंतर्गत पढ़ना है। अगला पॉइंट इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि विकास संचार की चिंताएं। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, विकास संचार की चिंताएं के अंतर्गत लिंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आदिवासी विकास। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना है। एंड अगला है इसमें वकालत और व्यवहार परिवर्तन संचार। वकालत और व्यवहार परिवर्तन संचार, इसके अंतर्गत आप लोगों को अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, मॉडल, दृष्टिकोण, अनुप्रयोग और चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है विकास के लिए पारंपरिक, आधुनिक और नया मीडिया, यानी कि जो विकास के लिए पारंपरिक यानी कि जो पुराने, ठीक है, पारंपरिक है, और जो आधुनिक और जो नया मीडिया आया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को गीत, कला, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली, विज्ञापन और सिनेमा के लोक रूप के बारे में अध्ययन करना है। एंड अगला आपका आता है विकास के लिए आईसीटी। ठीक है, देखिए जो विकास के लिए आईसीटी होता है उसके अंतर्गत आप सभी को समुदाय और सहभागी वीडियो, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन जैसे स्रोत, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है विकास संचार के लिए कार्यरत संगठन या एजेंसियां, संस्थागत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। और लास्ट आपका 10th पॉइंट आता है अनुसंधान के तरीके, जिसमें आप लोगों को दो अलग अलग परीक्षणों, पैरामीट्रिक और गैर पैरामीट्रिक परीक्षणों के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करना है। ठीक है, ये आप लोगों को अनुसंधान विधि के अंतर्गत पढ़ना है। एंड आप लोगों का अब यूनिट 10th आता है जिसका नाम है विकास प्रबंधन एवं समुदाय विकास। ठीक है, 10th पॉइंट, या फिर आप इसको विस्तार प्रबंधन और सामुदायिक विकास भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट है विस्तार शिक्षा के उद्देश्यों और विस्तार कार्यक्रम के विकास के सिद्धांतों सहित विस्तार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है कार्यक्रम प्रबंधन। ठीक है, फंक्शनल यानी कि कार्यक्रम प्रबंधन के बारे में सबसे पहले आप लोगों को मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है, जो आपकी स्थिति है उसके विश्लेषण करना है, यानी कि स्थिति विश्लेषण के बारे में, योजना, संगठन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 3 है 10th यूनिट में आप लोगों का कि विस्तार के तरीके और सामग्री, यानी कि विस्तार के जो तरीके हैं या फिर आप इसको विस्तार विधि या फिर सामग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, विस्तार के तरीकों को विस्तार विधि भी बोल सकते हैं। इसमें आप लोगों को पारस्परिक छोटे और बड़े समूहों के तरीके, दृश्य श्रव्य सामग्री की योजना, वर्गीकरण, उपयोग और मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करना है। एंड अगला आपका आता है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो आप लोगों का बीएड में एक पेपर होता था करिकुलम का। ठीक है, जो लोग बीएड किए होंगे उनके लिए बहुत ही आसानी होगा ये पॉइंट को समझना, कैरिकुलम डेवलपमेंट। इसमें आप लोगों को ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैरिकुलम डेवलपमेंट में देखिए जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है वो 6 टैक्सोनॉमी है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में एक क्लास हम आप लोग केवल ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट इसमें आता है ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। एंड लास्ट नहीं, इसके बाद आता है गैर औपचारिक, वयस्क और आजीवन शिक्षा, यानी कि जो आप लोगों का गैर औपचारिक, वयस्क और जो आजीवन शिक्षा चलती है इसके बारे में आप लोगों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि अवधारणा, सिद्धांत, दृष्टिकोण, कार्यक्षेत्र, विधियां और प्रयुक्त सामग्री और विभिन्न जो चुनौतियां आती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट्स आता है प्रशिक्षण के तरीके। ठीक है, यानी कि जो प्रशिक्षण होता है वो
किस तरीके से या फिर किस मेथड से दिए जाते हैं, यानी कि प्रशिक्षण जो विधि होती है, ठीक है। और आप लोगों का उद्यमिता विकास, इसके बारे में पढ़ना है। एंड अगला पॉइंट आपका आता है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास बहुत ही बार आप लोग अभी 4th सेमेस्टर में हाल ही में पढ़े होंगे पीजी में। इसमें आप लोगों को पंचायती राज, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों सहित सामुदायिक विकास के लिए दृष्टिकोण दृष्टिकोण सामुदायिक संगठन, नेतृत्व, समर्थन, संरचनाएं के बारे में पढ़ना है। एंड आगे आप लोगों का आता है कि लोगों की भागीदारी, ठीक है। लोगों की भागीदारी और हितधारकों के दृष्टिकोण, इसमें आप लोगों को जो भी विभिन्न तरीके हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, यानी कि भारत में शहरी और ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या समूहों के लिए विकास कार्यक्रम, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरी आदि के कार्यक्रमों को कवर करते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका 10th पॉइंट आता है अनुसंधान विधि। इसमें आप लोगों को वैज्ञानिक रिपोर्ट लेखन, डेटा की प्रस्तुति, व्याख्या और चर्चा, इन सभी पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को 10 यानी कि जो 10th यूनिट था, ठीक है, इसका यूजीसी नेट का, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स मिल गया होगा, ठीक है। और चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, यानी कि कल। डेली हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक टॉपिक से। और कल से स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों को टेक्सटाइल की क्लास, जिसमें आप लोगों को थ्योरेटिकल सारी चीज़ें उसमें बताएंगे टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर आप सभी लोग फूड एंड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेक्सटाइल एंड आप लोगों को चैप्टर वाइज जो फूड एंड न्यूट्रिशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कल से डिस्कस करेंगे डेली। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। काफ़ी लोगों को सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सबको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सिलेबस पता नहीं चलता है तब तक आप लोग अपना जो क्लास है या फिर जो तैयारी है उसको कम्प्लीटली कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।